वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एडू आर्या चैनल में स्वागत है। तो हम जा रहे हैं आज बताने आप सभी को पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारा संविधान। क्या रखता है? संविधान। क्योंकि संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बेसिस पे आते हैं। छोटे से एग्जाम लेके बड़े एग्जाम तक हमारा क्वेश्चन आते हैं। हम आपको वो इम्पोर्टेंट सब चीज़ बताएंगे जो कि एग्जाम में हर साल हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो देखते हैं, हमारा है संविधान। क्या है? संविधान। संविधान में भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। अनुच्छेद कितना है? 395 है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अभी कितना हो गया है? 12। वर्तमान में कितना हो गया है? 12। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। संविधान का जनक अर्थात प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कह सकते हैं, या संविधान का जनक भी कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भाग 1 में भाग मतलब होता है कोई भी पुस्तक का अध्याय। भाग मतलब क्या होता है? कोई भी पुस्तक का अध्याय। जैसे हमारे पुस्तक में 26 एक्सरसाइज होता है, उसी प्रकार का यह हुआ हमारा 22 भाग। संविधान में कितना है भाग? 22 भाग है, कह सकते हैं 22 भाग है। अनुसूची 12 है वर्तमान में। अनुच्छेद 395। अनुच्छेद मतलब हो गया किसी भी बुक का जैसे टॉपिक होता है, हर प्रकार का टॉपिक होता है, उसी अनुच्छेद के माध्यम से टॉपिक बताया गया है। तो चलते हैं, संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाग 1 में क्या दिया गया? भाग 1 में हमारा आता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब देखते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक है। यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक लिया गया? अनुच्छेद 1 से 4 तक। यानी कि कह सकते हैं कि भाग 1 हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। भाग 1 अर्थात संघ एवं राज्य उसके क्षेत्र कहां तक वर्णित है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ के नाम और उसके राज्य के क्षेत्र। संघ के नाम उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का नाम कह सकते हैं जैसे हमारा भारत क्या है? इंडिया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब यह है कि इसमें जो दिया गया है संघ का नाम में आ जाता है हमारा क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि हमारे भाषा में सबसे मायने रहता है कि ये जो भारत है और इंडिया, इंडिया में देखिए, इंडिया हम सबको संविधान में ही बताया गया। अगर आपसे क्वेश्चन है बताइए संविधान में हिंदुस्तान को किन किन नामों से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत अर्थात इंडिया, भारत को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। और आगे है उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में आपको बताते हैं क्या आता है। राज्य क्षेत्र में हमारा आ जाएगा, राज्य क्षेत्र में क्या आएगा? राज्य आएगा। कितना राज्य है हमारा? 28। भारत देश में कितने राज्य है? 28 राज्य है। और आगे आएगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। उसके बाद है भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। जो भी भविष्य में अर्जित किया जाएगा क्षेत्र भारत देश के द्वारा, वो किस में आएगा? राज्य क्षेत्र में आएगा। और जैसे युद्ध, संधि, विलय पत्र द्वारा, जैसे हम भारत देश के द्वारा किसी देश पर आक्रमण किया गया और अगर आक्रमण करने के बाद वह कुछ क्षेत्र को विजयी कर लेता है अर्थात जीत लेता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? राज्य क्षेत्र में आ जाएगा। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और संधि के द्वारा भी होगा, उसके विलय पत्र के माध्यम से। चलते हैं अब संघ क्या है? संघ जैसे आगे बताएं आपको कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि कई राज्य मिलकर क्या बना है? भारत बना है। कई राज्य मिलकर क्या बना है? भारत बना है। तो जैसे संघ दो देश के लिए आता है। एक आता है यूनियन आता है भारत देश के लिए। यूनियन किसके लिए आता है? भारत देश के लिए। एक आता है फेडरेशन किसके लिए आता है? यूएसए के लिए। फेडरेशन किसके लिए आता है? यूएसए के लिए। फेडरेशन किसके लिए आता है? यूएसए के लिए। यूएसए 1776 ईस्वी में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था? 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए में
कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। यानी कि क्वेश्चन में आता है कि बताइए यूएसए में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए एम बी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा सब क्वेश्चन है तो आप आराम से बना सकते हैं कि यूएसए में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता। भारत में क्या है? एकल नागरिकता। भारत में क्या है? एकल नागरिकता। भारत में क्या? एकल नागरिकता। अगर आपसे पूछे बताइए दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में। और कहाँ है? एकल नागरिकता कहाँ है? भारत में। तो चलते हैं आगे। कहते हैं यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का क्या प्रावधान है? कौन कौन? पहला है संघ स्तर पे, संघ स्तर पे। दूसरा राज्य स्तर पे, संघ स्तर और राज्य स्तर पे दोनों। यानी कि वहाँ अमेरिका में राज्य के स्तर पर वो राज्य के सरकार देते हैं उसको नागरिकता, एक अलग नागरिकता हो गया। और एक केंद्र स्तर पर भी नागरिकता दिया जाता था, संघ स्तर पे भी नागरिकता दिया जाता है। अमेरिकी को इसलिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारतीयों को सिर्फ एकल नागरिकता दिया जाता है, वो भी केंद्र स्तर पर दिया जाता है। फेडरेशन किसके लिए प्रयोग किया गया? यूएसए के लिए। फेडरेशन का भी मतलब होता है संघ, लेकिन यूनियन का भी मतलब क्या होता है? संघ। अर्थात फेडरेशन किसके लिए? यूएसए के लिए। यूनियन किसके लिए? भारतीय के लिए किया गया। किसके लिए यूनियन किया गया? भारतीयों के लिए। अब देखते हैं फेडरेशन अर्थात यूएसए के बारे में देखते हैं। यूएसए में जो संघ बना था किस आधार पे? वो जो बना था संघ शर्तें अल्बान, यानी कि जो भी राष्ट्र उसमें शामिल होना चाहता था वो एक शर्त रखा कि हम जब चाहे इस संघ में शामिल हो सकते हैं, इस देश का निर्माण कर सकते हैं, और हमें जब अपनी इच्छा होगा कि हमें इस देश में, इस संघ में नहीं रहना है, तो हम अपने से स्वतंत्र हो सकते हैं। वह यही था कि अमेरिकी अपने को स्वतंत्र रखते हुए सभी राज्यों का संघ में शामिल होना और अपने मन मुताबिक संघ से बाहर हो जाना, अपने मन मुताबिक संघ से बाहर हो जाना। और इसके लिए कोई भी कानून बाध्यकारी नहीं होगा, यही रखा गया था शर्त। किसके द्वारा? अमेरिकी राज्यों के द्वारा। जब यह शामिल हुआ था, संघ बना था, तो तभी 16 राज्य थे। संघ निर्माण के समय कुल 16 राज्य थे। संघ निर्माण के समय कितने राज्य थे? संघ निर्माण के समय कुल 16 राज्य थे। वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 51 है। कितना है? 51 है। अभी वर्तमान में कितना है? 51 है। लेकिन जब वह संघ का निर्माण हुआ था तो तभी कितना था? 16 राज्य थे। तभी कितना था? 16 राज्य थे। यूनियन किसके लिए यूज हुआ है? भारत के लिए। यानी कि यूनियन का जो प्रयोग किया जाता है भारत में किया जाता है। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो देखते हैं भारतीय संघ संधि या समझौते का परिणाम नहीं, लेकिन यूएसए क्या था? वह संघ जो बना था, वह जो संघ बना था वह संधि और समझौते का परिणाम था। वह क्या था? संधि और समझौते पे बना था, यानी शर्त पे बना था। यूएसए का जो संघ बना था किससे बना था? शर्तों के आधार पर बना था। लेकिन भारत का जो संघ बना वह संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। लेकिन जो कोई भी राज्य भारत से अगर चाहता है कि अलग हो या स्वतंत्र हो जाए, यह भी संभव नहीं है। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी कहता है कोई भी राज्य अपने इच्छा से बाहर नहीं निकल सकता है। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से संघ के बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि संघ से बाहर अगर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक ना? उसके अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में बताया गया संसद विधि बनाकर, अर्थात कोई भी कानून बनाकर वह क्या करेगा? किसी भी राज्य को अपने में मिलाएगा। यानी कि कोई भी राज्य को हड़पना हो या कब्जा करना हो या उसका नाम परिवर्तन करना हो या कोई राज्य को, विदेशी राज्य को अपने में मिलाना हो, तो वह किस अनुच्छेद के तहत मिलाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 में बताया गया संसद विधि बनाकर नए राज्यों का क्या करती है? निर्माण कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015 में बताया गया है कि किस प्रकार भारत और बांग्लादेश
के बीच भूमि का क्या हुआ था, आदान प्रदान हुआ था। भूमि का क्या हुआ था, आदान प्रदान। किस संविधान संशोधन में, 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत अनुच्छेद 2A में बताया गया है, अनुच्छेद 2 का ए में बताया गया है, सिक्किम को सहराज का दर्जा प्राप्त था। सिक्किम को जो सहराज का दर्जा प्राप्त था किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 का ए के तहत, ठीक है ना। उसको 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत उसे सहराज का दर्जा प्राप्त हुआ। 1974 के तहत, 1974 के तहत उसको क्या मिला, सहराज का दर्जा मिल गया। कहता है 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन उसे जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ सिक्किम को कब, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। और उसे सहराज का दर्जा प्राप्त कब हुआ था, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा उसे क्या हुआ, सहराज का दर्जा प्राप्त हुआ। आता है क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में कि बताइए पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत मिला था और कब मिला था। तो आप अगर यदि आप पढ़े हैं तो ध्यान से तो जरूर बता देंगे। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान संशोधन के द्वारा 1974 के द्वारा उसे क्या मिला, सहराज का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन उसे पूर्ण राज्य बनने के लिए 1 साल लगा था, जब 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। अब अनुच्छेद 3 में चलते हैं। अनुच्छेद 3 में बताया गया है संसद विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण करेगी। संसद क्या करेगी, विधि बनाकर भारत सीमाओं के अंदर नए राज्यों का निर्माण करेगी। पुराने राज्यों का नाम परिवर्तन करेगी या सीमाओं में परिवर्तन करेगी। ये सभी हमारा क्या किसमें आ जाता है, यह अनुच्छेद 3 के अंदर आ जाता है। संसद यानी कि संसद जो है वह कोई भी चीज करता है तो वह विधि बनाकर करता है। कोई भी चीज करता है तो वह क्या करता है, विधि अर्थात कानून बना के करता है। संसद भी कानून से बाहर नहीं जा सकता। अगर वह कानून से बाहर जाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, यानी कि उसको चुनौती दे सकते हैं उस चीज को। तो वही कहता है अनुच्छेद 3 में कहता है संघ विधि बनाकर भारत सीमाओं के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण क्या करेगा, नए राज्यों का निर्माण करेगा। उसके पुराने राज्यों के नाम परिवर्तन, पुराने राज्यों के नाम, उसके बाद सीमा जो होता है यानी कि क्षेत्र, वह क्षेत्र सीमा जो परिवर्तन करेगा वह कौन करेगा, वह संसद करेगा। वह संसद भारत सीमाओं के अंतर्गत विधि बनाकर करेगा। अच्छा देखिए अब टेली कीजिए, मिलाइए। अनुच्छेद 3 में क्या कहा, संसद विधि बनाकर भारत सीमाओं के अंतर्गत क्या करेगा, भारत सीमाओं के अंतर्गत कोई राज्यों का नाम परिवर्तन करना हो या नए राज्यों का निर्माण करना हो या पुराने राज्यों का नाम परिवर्तन करना हो या सीमा परिवर्तन करना हो, यह किसमें आ गया, अनुच्छेद 3 में आ गया। यह क्या करेगा, कौन करेगा, यह संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा। अनुच्छेद 3 हमारा पूर्ण हुआ। अब चलते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए जैसे बिहार से कौन अलग हुआ, झारखंड, बिहार से झारखंड। यह भी इसी प्रक्रिया के द्वारा अर्थात अनुच्छेद 3 के तहत बिहार से झारखंड अलग हुआ। कैसे, तो संसद पहले इसके लिए विधि बनाया और कानून बनाकर क्या किया, बिहार से झारखंड को अलग किया। और दूसरा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया। यह किसके द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है, संसद विधि बनाकर भारतीय सीमाओं के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, पुराने राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है या सीमा परिवर्तन कर सकती है, आदि काम कर सकती है। वह कौन करेगी, संसद करेगी। किसके द्वारा, विधि बनाकर। किस प्रक्रिया के द्वारा, विधि बनाकर यह काम कर सकती है। चलिए अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 में बताया गया है, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन हुआ है वह अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन किए गए हैं वह संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं माना जाएगा। यानी कि संविधान संशोधन जो हुआ अनुच्छेद 2 और 3 में वह किस प्रक्रिया के तहत नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा
क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होता है वह साधारण प्रक्रिया के तहत होता है। अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वह किस प्रक्रिया के तहत होगा? साधारण प्रक्रिया के तहत होगा। इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन हुआ वह किसके तहत नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। फिर आते हैं अब अनुच्छेद 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 का बात है तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान संशोधन यानी कि संविधान का संशोधन किस प्रकार करेंगे, वह किस में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में बताया गया। अनुच्छेद 368 में बताया गया कि संविधान में संशोधन किस प्रकार करना है। और अनुच्छेद 368 किस में आता है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में आता है। अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है? भाग 20 में आता है। और यह कहाँ से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर आपसे पूछे बताइए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब संविधान संशोधन की बात आई तो अब जान जाते हैं, देख लेते हैं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से कर रहे हैं। तो संविधान संशोधन जो होगा, संविधान में संशोधन 3 प्रक्रिया से होता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला हमारा हो जाता है साधारण प्रक्रिया। पहला क्या होता है? साधारण प्रक्रिया। दूसरा होता है विशेष प्रक्रिया। दूसरा क्या हो जाता है? विशेष प्रक्रिया। और तीसरा होता है विशेष प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों का बहुमत, यानी कि विशेष प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों का बहुमत। यानी कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। पहला कौन है? साधारण प्रक्रिया। दूसरा विशेष प्रक्रिया। तीसरा विशेष प्रक्रिया प्लस आधे राज्यों का बहुमत। इस प्रकार हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 368 का बात है तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होता है। अनुच्छेद 368 के द्वारा जो भी संविधान में संशोधन होगा वह 2 प्रक्रिया से होगा, अर्थात 2 प्रकार से होगा। अब जो भी वह 2 प्रकार से संशोधन होगा वह क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? अधिनियम। वह क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। यानी कि जो भी 2 प्रकार से हमारा संविधान में संशोधन होगा वह क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। अब 2 प्रकार से होता है, देख लेते हैं वह कौन कौन प्रकार से होता है। पहला होता है साधारण प्रक्रिया। कौन है? साधारण प्रक्रिया। साधारण प्रक्रिया देखते हैं अब किसको कहते हैं। अगर साधारण प्रक्रिया तो इसको बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। साधारण प्रक्रिया सदन में उपस्थित यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जितना भी व्यक्ति उपस्थित रहेगा, ठीक ना, वह मतदान करने वाले या कह सकते हैं जितना भी व्यक्ति मतदान कर रहा है उसका क्या चाहिए? आधा से 1 वोट अधिक चाहिए, यानी 50% प्लस 1। यानी कि किसी को पारित करने के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस 1 चाहिए। 50% प्लस 1 तब जाके हमारा साधारण प्रक्रिया क्या होगा? पूर्ण होगा। जैसे सदन में उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, यानी कि सदन में मान चलिए कितने परसेंट हुआ? 240। सदन में कितना परसेंट हुआ? 240। अब मेरा जो अधिनियम पारित होगा वह किस प्रकार होगा? अब हमारा जो अधिनियम पारित होगा वह इसका चाहिए 50%। 240 का 50% कितना हो गया? 120 हो जाएगा। 120 प्लस 1 तो हमको कितना चाहिए? 121 चाहिए साधारण बहुमत से पास करने के लिए। साधारण बहुमत से पास करने के लिए कितना चाहिए? 120 चाहिए, यानी 50% प्लस 1 चाहिए, ठीक ना। अब दूसरा आते हैं अब सदन आया तो सदन के बारे में जान लेते हैं। सदन 2 प्रकार का होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 245। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 543। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 543। अब चलते हैं विशेष प्रक्रिया के तहत। अब विशेष प्रक्रिया के तहत देखते हैं किस प्रकार हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। तो विशेष प्रक्रिया के तहत सदन के कुल सदस्यों के, यानी कि सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे, सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे या उनमें से जितने भी व्यक्ति अर्थात जितने भी सदस्य मत देना चाहते हैं अर्थात मतदान करना चाहते हैं उसका 2/3 तिहाई चाहिए। उसका 2/3 तिहाई चाहिए तभी हमारा क्या होगा? विशेष प्रक्रिया से वह बिल क्या होगा? पारित होगा। जैसे मान चलिए ले लेते हैं जैसे मान चलिए 51 उपस्थित है, 51 सदस्य उपस्थित है। इसका हमको चाहिए कितना? 2/3 सदस्य, 2/3 तो 17 बार में कट गया 34, यानी कि 34 अगर सदस्य मतदान करते हैं
तो वह क्या होगा, वह बिल पारित हो जाएगा। वह बिल पारित हो जाएगा, वह बिल से क्या बन जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। कोई भी चीज़ पहले बिल के रूप में आता है, अर्थात एक्ट के रूप में आता है, और उसको अधिनियम बनने के लिए यह 2 प्रोसेस से पार करना पड़ा। यह 2 प्रोसेस उसके द्वारा होता है। एक होता है साधारण प्रक्रिया, एक होता है विशेष प्रक्रिया। अगर इस दोनों प्रोसेस से वह पास हो जाता है तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो आज हमारा बस भाग 1 था। आज हम भाग 1 कंप्लीट कर दिए। भाग 1 कितना कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और मन हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।